हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे अमृता शेरगिल हैं और अमृता शेरगिल ये आपका दूसरा कलाकार है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि मैम पूरे कलाकार हो जाएंगे या नहीं, तो आपको बता देते हैं। बस आप पेशेंस बना के रखिएगा, मेरी 2 क्लास होती ही हैं, मैं पूरी कलाकार करा दूँगी। साथ साथ में जो छोटे छोटे कलाकार आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं होगी, उसको मैं 3-3 करके करा दूँगी। बाकी अभी एक एक करके करा रही हूँ, जो ज़्यादा लेंथी हैं वो उसको पहले करा देती हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम अमृता शेरगिल के बारे में देखते हैं। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। अमृता शेरगिल, देखो अमृता शेरगिल से यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पे इनको जन्म तो आप ज़रूर याद रखिएगा, जो इनका जन्म हुआ है 1913 में हुआ है, तो ये आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा स्थान है, तो बुडापेस्ट है, याद रखना, जो क्या है, एक हंगरी की राजधानी है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो इनके पिता हैं उमराव सिंह शेरगिल हैं। इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, बस आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख लिया है कि एक अनेक भाषाओं के ज्ञाता और धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। माता के लिए पूछ लिया जाता है कि माता है, तो जो माता है, इनका जो माता का नाम है वो मारिया आंतवनेत है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। जो एक हंगेरियन थी, इसको भी याद रखिएगा, और साथ साथ में इसको भी याद रखिएगा, ओपेरा की कलाकार एवं पियानो वादिका थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ओपेरा की कलाकार एवं पियानो की वादिका थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट है, हम बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर देने हैं, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का है, स्टार्ट हो रहा है, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि उसको ज़रूर लर्न करिएगा। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि यहाँ पे अमृता शेरगिल का जो बचपन है वो कहाँ व्यतीत हुआ था। देखो ये जो हंगेरियन में, मतलब हंगरी में पैदा हुई हैं, तो यहाँ पे जो उनका ज़्यादातर अमृता शेरगिल का जो बचपन था वो कहाँ पैदा, मतलब जो कहाँ व्यतीत हुआ, तो बिल्कुल आपका हंगरी हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, जो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त करी। तो इन्होंने जो जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी वो किससे प्राप्त करी थी। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो किससे प्राप्त करी थी, मेजर विटमार्श से करी थी, ठीक है, मेजर विटमार्श हैं, याद रखिएगा। और बाकी इतना ज़्यादा नहीं यहाँ से पूछा जाएगा, मेजर विटमार्श हैं, और यहाँ पे वेवन पेटमैन हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, तो ये चीज़ है, वेवन पेटमैन है, इसको याद रखिएगा, पेटमैन है, पेटमैन, वेवन पेटमैन, ठीक है, तो याद फिर से मैं लिख देती हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पे 8 वर्ष की उम्र में यहाँ पे 1921 में किसके साथ पेरिस के लुब्र संग्रहालय को घूमते हुए भारत पहुंची। यानी कि वो 1921 में, इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में ये कहाँ, भारत पहुंची थी 1921 में, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा कि कब भारत पहुंची थी, तो 1921 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो किसके साथ पेरिस के लुब्र संग्रहालय को घूमते हुए, तो पेरिस का ये लुब्र संग्रहालय है, तो यानी कि इसके साथ घूमते हुए ये भारत पहुंची, तो किसके साथ, तो इनकी जो छोटी बहन है, ठीक है, इनकी छोटी बहन कौन सी है, सभी लोग बताइएगा, तो इंदिरा, ठीक है, तो इंदिरा के साथ, ठीक है, तो बाकी सभी लोग जानते हैं। बाकी अमृता शेरगिल तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से भी याद होगा। चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 4 नंबर। देखो 4 नंबर क्या कह रहा है कि 1920, यहाँ पे कह रहा है कि 1929 में जो पेरिस जाने पर कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी। अब यहाँ पर है जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी 1929 में, पेरिस जाने पर इन्होंने, यानी कि जब वो पेरिस गई 1929 में, तो पेरिस जाने पर इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी थी, तो ये आपको बताना है। तो वो कहाँ से प्राप्त करी थी, एकोल द बुज़ार, ठीक है, एकोल द बुज़ार से, ये तो सभी लोग को पता भी होगा, सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एकोल द बुज़ार, इसको याद रखिएगा, और बाकी ये है पेरिस, ठीक है।
चलिए तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे एकोल द बोजार में किसके निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करी। तो यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि देखो ये याद रखना कि इन्होंने जो 1929 में जब वो पेरिस गई तो यहाँ पे एकोल द बोजार में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। और यहाँ पे एकोल द बोजार में किसके निर्देशन में यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर लूसिया साइमन। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, लूसिया साइमोन हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं लूसिन सिमोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रख लीजिएगा, लूसिया साइमोन और लूसिन सिमोन ये एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट। देखो 7 पॉइंट कह रहा है, 6 पॉइंट रह गया है ना। हाँ 6 पॉइंट कह रहा है कि तैल चित्रण कब प्रारंभ किया। देखो इन्होंने जो तैल चित्रण के भी काम किया है, जल रंगों में भी काम किया है, टेम्परा तकनीक में भी काम किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम अधिकांश की बात करें तो अमृता शेरगिल ने यहाँ पर किस में काम किया है, तैल रंग में सबसे ज़्यादा चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तैल चित्र में जो प्रारंभ किया था इन्होंने काम करना, वो 1930 में किया था और इन्होंने लगभग कम से कम 60 चित्र बनाए थे। जो तैल चित्र जब प्रारंभ किया था इन्होंने कम से कम 60 चित्र तैल चित्रण में बनाए हैं। अब हम बात करते हैं 1932 में 7 पॉइंट। देखो 7 पॉइंट देखते हैं कि 1932 में पेरिस के ग्रांड सैलून में किस चित्र पर इन्हें पुरस्कार मिला और किस चित्र की प्रशंसा भी की। तो यहाँ पर बात करनी है कि कौन से, सबसे पहले हमें बात करनी है कि पेरिस के ग्रांड सैलून में किस चित्र पर इनको पुरस्कार मिला। वो पुरस्कार जो मिला था वो चित्र कौन सा था, टॉर्सो था। टॉर्सो मतलब धड़। ठीक है, ये इंग्लिश शब्द है, ये आपका टॉर्सो है जो क्या हो जाएगा, धड़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कि कौन सा चित्र है जो प्रशंसा के लिए यहाँ पर जो प्रशंसा करी गई थी, यानी कि जो ग्रांड सैलून में जो इनके चित्र लगाए गए थे यहाँ पे पेरिस में, तो इन्हें जो पुरस्कृत किया गया था वो टॉर्सो चित्र था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि जो किस चित्र की प्रशंसा की गई थी, तो वो कौन सी चित्र है, युवा कन्याएं। वो कौन सा चित्र है जिनकी प्रशंसा करी है, वो है युवा कन्याएं हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो पुरस्कृत किया गया था चित्र वो टॉर्सो था और जो प्रशंसा करी गई थी वो युवा कन्या था। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 8 नंबर, देखो 8 नंबर है, यहाँ पे कह रहा है कि ये पेरिस से भारत कब लौटी। देखो यहाँ कह रहा है कि ये पेरिस से भारत कब लौटी और कहाँ रहने लगी। अब इनका बात कर रहा है कि देखो ये जब भारत लौटी थी, तो यानी कि पेरिस से जब वो भारत लौटी वो कौन से सन में लौटी, 1934, यानी कि 1934 में ये कहाँ भारत लौटी और कब लौटी और कहाँ रहने लगी। देखो ये भारत आई थी पेरिस से, यहाँ पर मतलब गांव होते हुए, मतलब मजीठा और सरैया होते हुए ये मतलब आई थी, भारत आई थी और कहाँ पर रहने लगी, शिमला में। ठीक है, तो पहले ये कहाँ थी, तो मतलब मजीठा से ये सरैया। ठीक है, ये एक गांव का नाम है। ठीक है, तो मजीठा एम सरैया, तो यहाँ से होते हुए ये कहाँ चली गई, शिमला। ठीक है, तो शिमला में ये रहने लगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार सारे स्टूडेंट कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। देखो अच्छे समझेंगे, पेशेंस रखिएगा, मैं आपको सारे कलाकार करा दूंगी, क्योंकि 2 क्लास होंगी तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बाकी पूरी कोशिश करूंगी कि 2-2 कलाकार करके भी चलूंगी। अभी स्टार्टिंग में है, तो अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, तो 3-3 कलाकार करके और भी कर दूंगी, 1-1 घंटे का क्लास हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखो ये पेरिस में भारत कब लौटी, ये तो पता ही है कि 1934 में लौटी थी, मजीठा और सरैया होते हुए कहाँ पर चली गई, शिमला में रहने लगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9 नंबर की, सर्वप्रथम स्टूडियो कहाँ बनाया। देखो सर्वप्रथम की बात नहीं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत में कहाँ। देखो भारत वाला पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा कि भारत में स्टूडियो जो बनाया था वो कहाँ बनाया था। सभी लोग जानते हैं कि जो भारत में स्टूडियो बना है वो कहाँ, लाहौर हो जाएगा। जो इन्होंने लाहौर में इन्होंने एक स्टूडियो बनाया था। अब हम बात करते हैं कि 1936 में 10 नंबर है यहाँ पे, 1936 में दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हुए कि किससे मिली थी। देखो यहाँ पर देखो 1936 में यहाँ पे दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए ये जो इनका मतलब मिली थी वो किससे मिली थी, कार्ल खंडेलवाला से मिली थी। कार्ल
खंडालवाला, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। देखो 1936 में ये कहाँ चली गई, मतलब दक्षिण भारत की यात्रा पर जब ये गई तो ये काल खंडालवाला से मिली थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका यहाँ तक हो गया है, याद रखिएगा, धीरे जितना है वो आप लोग याद रखिएगा। 1934 में ये कहाँ गई थी, मतलब भारत आ गई थी, कहाँ, शिमला में रहने लगी थी, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं, लाहौर में एक स्टूडियो भी खोला था, इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये दक्षिण भारत की यात्रा कब पर उन्होंने कार खंडालवाला से मतलब जो है, मतलब क्या कहते हैं, मिले थे। अब हम बात करते हैं 11 नंबर। देखो 11 नंबर है कि अमृता की कला बंगाल शैली की प्रतिक्रिया है, यह किसका मत है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अमृता की कला जो बंगाल शैली की प्रतिक्रिया है, ये किसका मत है, ये किसने कहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कार्ल खंडालवाला, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, कार्ल खंडालवाला हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, अमृता उच्च कोटि की प्रतिभाशाली कलाकार थी। देखो ये भी एक मत है, ये भी किसी ने कहा है कि अमृता उच्च कोटि की प्रतिभाशाली कलाकार थी, ये किसने है, ये किसने कहा, तो ये किसने कहा है, यहाँ पे मुल्क राज आनंद, ठीक है, मुल्क राज आनंद हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी लर्न करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका देखो नोट्स बनाने से मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा जो आज का जो है 3 महीने के अंदर, मतलब 2.5 मंथ मान लीजिए, मतलब जितना है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये सोच लिए कि आपके पास 60 से 90 दिन है, ठीक है, कम से कम 60-70 तो मान के चलिए, तो आपके पास इतना टाइम है कि कम से कम, अब 60 दिन हो गए तो 60 दिन में आपकी कितनी क्लास हो जाएंगी, बहुत सारी क्लास हो जाएंगी, तो आपका रिवीजन भी साथ में करा दूंगी। बस ये है कि आप लोग लर्न ज़रूर करिएगा, ठीक है, बस सबसे बड़ा काम यही है अभी जो है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट हो गया है ना 12 नंबर, हाँ ये हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अमृता ने कौन सी भारतीय शैली की विशेषताओं का प्रयोग कर चित्र बनाए, यानी कि अमृता शेरगिल ने जो भारतीय शैली से प्रभावित थी ही, और उन्होंने बहुत सारी शैलियों से प्रभावित थी, तो कौन सी विशेषताओं का प्रयोग कर इन्होंने चित्र बनाए थे। देखो जैसे कि इन्होंने, अमृता शेरगिल थी, ये बसोहली शैली से भी प्रभावित थी, यानी कि बसोहली कहाँ, मतलब पहाड़ी, ठीक है, तो बसोहली से भी प्रभावित थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे बसोहली से इनकी जो प्रभावित थी, तो वो किससे प्रभावित थी, यहाँ पे उनकी रंग योजना से प्रभावित थी, ठीक है, किससे प्रभावित थी, रंग योजना से प्रभावित थी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि बसोहली शैली में बहुत ज़्यादा अच्छे रंग लगाए गए हैं, ठीक है, उसी लिए। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो भारतीय शैली में विशेषताओं का प्रयोग किया, तो यहाँ पर देखो एक तो हो गया बसोहली शैली, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थानी शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है, उनकी शैलियों का, मतलब उनकी विशेषताओं का। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि यहाँ पर अजंता है, ठीक है, एक अजंता है, जो अजंता से इन्होंने इसका संयोजन लिया है, संयोजन मतलब आपका कंपोजिशन, ठीक है, यानी कि जिस तरह से अजंता में बुद्ध भगवान के जो पिक्चर्स दिखाए हैं, इतना अच्छा कंपोजिशन बनाया है, उसी तरीके से इससे ये प्रभावित भी थी, ठीक है, उनको अपने चित्रों में भी उन्होंने दिखाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो, अगर हम वस्त्र योजना की बात करते हैं, जैसे कि वस्त्र योजना में जैसे कुषाण काल में जो, जैसे कि सिलवटें बहुत अच्छी से दिखाई गई हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति भी देखी होगी, तो बहुत सारी देखा होगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुषाण काल की जो मूर्ति हैं, यानी कि जो कुषाण काल में जो मूर्तियाँ बनाई हैं, उनकी जो वस्त्र योजना है, ये उनसे भी उन्होंने प्रयोग अपने चित्रों में किया था, ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। सभी स्टूडेंट बताते जाइएगा, तो साथ साथ में बताते भी जाइएगा कि आपका पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं। तो याद रखिएगा कि जो अमृता शेरगिल हैं, वो भारतीय शैली में यहाँ पर एक बसोहली, राजस्थानी, अजंता, और वो मथुरा की जो है, मतलब सॉरी, जो कुषाण काल है, मथुरा शैली, ये भी कह सकते हैं कि मथुरा शैली से भी इनकी जो वस्त्र योजना थी उनसे प्रभावित थी, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं इन्होंने कौन से होटल में उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी करी, तो यानी कि सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने जो प्रदर्शनी करी थी वो कौन से होटल में करी थी, वो ताज होटल, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस 15 नंबर देखो कह रहा है
कि इन्होंने किस भारतीय शैली को कहा कि ये मेरी समझ के बाहर है। यानी कि इन्होंने शैली में बहुत सारा काम किया था। बसु अली शैली से भी उन्होंने विशेषताओं में भी काम किया, राजस्थानी हो गया, अजंता हो गया, कुषाण हो गया, लेकिन यहाँ पर कौन सी ऐसी भारतीय शैली थी जिन्होंने कहा कि ये मेरी समझ से बाहर है। तो ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये नहीं कि उनको समझ में नहीं आया, उनका मतलब ये है कि मतलब इतना अच्छा, इतना अद्भुत, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, तो वो चीज़ उनका कहने का मतलब था। तो यानी कि ये जो कहा है तो वो किसने कहा है, मतलब अजंता की शैलियों के लिए कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये अजंता की शैली के लिए, ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम कहते हैं कि यहाँ पे 1936 में भारत में कहाँ अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित करी थी। तो यानी कि देखो, उन्होंने प्रदर्शनी तो इनकी बहुत जगह लगी थी, तो साथ साथ में यह भी याद रख लेना कि जो अमृता शेरगिल की प्रदर्शनी जो लगी थी वो कौन कौन सी जगह लगी थी, ये भी याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हैदराबाद। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चलो भारत की ही बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इनकी जो प्रदर्शनी लगी थी वो कहाँ लगी थी, सबसे पहले इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में, और कौन सन में, 1936 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1938 में कौन सी जगह, हैदराबाद, वो सॉरी दिल्ली। ठीक है, 1938 में दिल्ली, उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ कह सकते हैं आप कि इनकी दिल्ली में, इलाहाबाद में, हैदराबाद में इनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इसको याद रखिएगा। जो 1936 में भारत में कहाँ अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित करी, वो कहाँ पर करी थी, इलाहाबाद में। ठीक है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में। 1938 में दिल्ली, हाँ 1938 में दिल्ली। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि 1937 में इन्होंने अपने 30 चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित करी। तो यानी कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रदर्शनी लगाई थी, इलाहाबाद में लगाई थी, दिल्ली में, हैदराबाद में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1937 में इन्होंने 30 चित्रों की प्रदर्शनी जो कहाँ आयोजित करी थी, वो कहाँ आयोजित करी थी, लाहौर में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, लाहौर में। और इसी समय ही, मतलब 1937 में इसी समय ही ये हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी देखने गई थी। ठीक है, कहाँ के, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी देखने गई थी, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। ठीक है, तो इसको भी मतलब नोट में करके लिख लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष देखने गई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूरोप प्रवास के दौरान। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप प्रवास के दौरान किसकी ताहिती कला की आदिम सरलता से प्रभावित थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा कि यूरोप प्रवास के दौरान, यानी कि जो यूरोप में जब भ्रमण करने गई थी, तो यानी कि जो मतलब जब रहती थी यूरोप में, तो यहाँ पे दौरान की यहाँ पे ताहिती कला की आदिम सरलता से प्रभावित थी। वो कौन से ऐसे कलाकार हैं, तो सभी लोग जानते हैं वो कौन से कलाकार हो जाएंगे, पॉल गॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, कौन से कलाकार हो जाएंगे, पॉल गॉगिन हो जाएंगे। अगर हम यही चीज़ बात करते हैं कि गठनशीलता और सरलीकरण कलाकारों से प्रभावित थी, ये कौन से कलाकार से थी, यहाँ पे देखो गठनशीलता और सरलीकृत आकारों से प्रभावित थी। अभी तो हमने यहाँ पर देखा ताहिती कला से, वो कौन थी, पॉल गॉगिन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि गठनशीलता और सरलीकरण से जो प्रभावित थी वो कौन से, पॉल सेजान। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी अभिव्यंजना। अभी देखो पहला कलाकार हो गया, दूसरा कलाकार हो गया पॉल सेजान। अब हम बात करते हैं इस किसकी अभिव्यंजनावादी शैली से प्रभावित थी। तो यानी कि अभिव्यंजनावादी शैली में जो प्रभावित थी, जो उन्होंने काम किया था, वो कौन है, वैन गॉग। ठीक है, वैसे तो वैन गॉग यहाँ पे उत्तर प्रभाववादी हैं, अभिव्यंजनावादी शैली से यहाँ पे जो प्रभावित थी, यहाँ पर जो है कौन हो जाएंगे, यहाँ पे वैन गॉग हो जाएंगे। ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पे नींव रखी थी, शुरुआत करी थी। ठीक है, तो वैन गॉग हो जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 19 देखो, 19 कह रहा है कि ये किसकी संयोजन, मतलब किसकी संयोजना रंग योजना से, ये किसकी रंग योजना से प्रभावित थी। तो यानी कि अभी तो आप लोगों ने देखा था कि जो बसु अली शैली, यहाँ पे एक मतलब
कलाकार पूछ रहा है, मतलब ये किसकी कलाकार की रंग योजना से प्रभावित थी। अभी आपने देखा था कि भारतीय शैली की अगर हम बात करते हैं तो ये बसोहरी शैली की रंग योजना से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये किसकी रंग योजना से प्रभावित थी, तो वो किसकी रंग योजना से प्रभावित थी, पीटर ब्रुगेल द एल्डर, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, पीटर ब्रुगेल, चाहे पीटर ब्रुगेल भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं या फिर पूरा भी लिख सकते हैं, तो पूरा भी लिख लीजिए, ठीक है। तो पीटर ब्रुगेल द एल्डर, ये एल्डर है, ठीक है, तो एल्डर लिख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि इनके चित्रों में किस भारतीय शैली के वस्त्र योजना का समावेश मिलता है। तो इनके चित्रों में जो भारतीय शैली में वस्त्र योजना का जो समावेश मिलता है, अभी मैंने आपको ही बताया भी था कि यहाँ पर जो है कुषाण कालीन, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, यहाँ पे जो मतलब जो है कुषाण कालीन जो है, अभी यहाँ पे बताया भी था मैंने, कुषाण कालीन मथुरा की कला की जो है, कुषाण कालीन जो मथुरा कला है, यहाँ पर इनकी जो वस्त्र योजना है, यहाँ पर जो इनकी मतलब मथुरा कला की वस्त्र योजना जो इनकी दिखाया गया है, मतलब बहुत अच्छे सिलवटे बहुत अच्छे से दिखाया गया है, वही चीज़ उनसे ये मतलब इनका समावेश मिलता है, इनके मतलब चित्रों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 21 कह रहा है कि इनका जो प्रिय रंग है, देखो इनका जो रंग, तो बहुत सारे रंग लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका प्रिय रंग भी है और विषय भी हैं। अब इनके पहले हम रंग की बात कर लेते हैं। जो इनका जो रंग है वो कैसा है, वो लाल रंग इनका प्रिय हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ हम बात करते हैं इनके विषय की, तो इनके आप विषय जो देखने को मिल जाएंगे वो सबसे ज़्यादा आप उनको नारी चित्र अधिकतर देखने को मिल जाएंगे। विषय में इन्होंने सबसे ज़्यादा नारी आकृति चित्रण बनाए हैं। वैसे तो इनके नारी चित्रों में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि प्रवर्तीय महिलाएं भी मिल जाएंगी, मतलब हिल वुमेन्स मिल जाएंगे, हिल वुमेन मिल जाएंगे, ठीक है, तो हिल मैन भी मिल जाएंगे आपको, हिल वुमेन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे भाव की अगर है तो कैसा भाव दिखाया है उन्होंने, पीड़ा, दुख, विषाद, वही चीज़ आपको देखने को इनकी पिक्चरों में मिल जाएगा, यानी कि इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, चले तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो भारत में अगर गरीब ना होते तो मेरे पेंट करने के लिए कुछ भी ना होता, यह कथन किसका है। तो ये कथन इनका खुद का स्वयं का ही था, यानी कि अमृता शेरगिल का ही था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इन्हें कहाँ का एसोसिएट भी बनाया गया। तो कहाँ का एसोसिएट बनाया गया है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो इनका जो एसोसिएट मतलब सहयोगी जो यहाँ पर है, इनका पेरिस की ही यहाँ पर जो ग्रांड सैलून, ठीक है, पेरिस की ग्रांड सैलून, तो इसको याद रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो 24 में देखो नोट करके यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पर इसको ज़रूर पढ़िएगा कि इनके चित्र हैं जो एनजीएमए तथा कुछ चित्र यहाँ पे इंदिरा सुंदरम में, ठीक है, जो इंदिरा सुंदरम मतलब कुछ चित्र इंदिरा सुंदरम जो क्या है यहाँ पे विवान सुंदरम की माता एवं अमृता शेरगिल की बहन के निजी संग्रह में संग्रहित हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो क्या है, यानी कि विवान सुंदरम की माता एवं अमृता शेरगिल की बहन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं इनका कथन क्या है। कथन भी देख लेते हैं कि मैं रंगों को पूजती हूँ, कला का संबंध आत्मा से है, भले ही यूरोप गॉगिन सेजान तथा ब्राक का हो, लेकिन भारत सिर्फ मेरा है, ठीक है। तो ये जो कथन है ये किसके हैं, अमृता शेरगिल के ही ये कथन है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, देखो 25 कह रहा है कि 1978 में डाक विभाग ने किनके चित्र इनके चित्र किस पर डाक टिकट जारी किया था। मतलब इनके जो हैं कौन सा चित्र ऐसा था जिन पर 1978 में जो जो डाक टिकट पर जारी किया था वो कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पे फिर से नहीं दिख रहा है। चलिए तो 1978 तो वो कौन सा चित्र था, तो सभी लोग जानते हैं वो हिल वुमेन था, ठीक है। कौन सा था, हिल वुमन, या फिर बोल सकते हैं
पर्वतीय महिलाएं। ठीक है, ये चीज़ याद हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 की बात करते हैं यहाँ पे, दिल्ली के एक मार्ग तथा बुडापेस्ट के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि दिल्ली के एक मार्ग पर तथा बुडापेस्ट के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो बिल्कुल अमृता शेरगिल के नाम पर रखा गया था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इसको भी नोट में करके लिखा है कि इन्होंने अपने चित्रों में भूरे, काले एवं मटमैले रंगों द्वारा यहाँ पे विषाद, दुख, पीड़ा तथा दयनीयता को भी दर्शाया है, यानी कि प्रदर्शित किया है इन्होंने। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यहाँ पे 5 दिसंबर यहाँ पर, इसको देखिएगा थोड़ा सा गलत हो गया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 दिसंबर है, तो 5 दिसंबर 1941 में है। 5 दिसंबर 1941 में 29 जो है उनकी जो एज थी, यहाँ पे उनका निधन हो गया। और वो कहाँ पर हुआ है? तो ये सभी को पता है कि उनका जो मतलब जो निधन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? तो ये लाहौर में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 29। अमृता कला वीथिका कहाँ है? देखो ये तो सभी लोग जानते हैं, जो अमृता कला वीथिका है वो कहाँ पर हो जाएगी? गोरखपुर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? गोरखपुर में हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि अमृता शेरगिल के दो प्रभावित अलग हैं, ये है प्रोत्साहित करना, तो ये है प्रोत्साहित किया था, वो किसने किया था? जामिनी राय ने। ठीक है, किसने किया है? जामिनी राय ने किया है। अब हम बात करते हैं कि अमृता शेरगिल की विवाह इनका जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है। तो अमृता शेरगिल का जो विवाह हुआ है इनके ही ममेरे भाई थे। ठीक है, ममेरे भाई थे। ठीक है, और उनका क्या नाम था? डॉक्टर विक्टर। ठीक है, ये क्या है? डॉक्टर विक्टर एगॉन। ठीक है, डॉक्टर विक्टर एगॉन। ठीक है, तो याद इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इरवन वेक्टे जो हैं भारतीय संस्कृति के जो लेखक हैं वो क्या थे। तो ये चीज़ आपको बताना है कि मतलब ये जो थे मतलब क्या थे, तो आपको बताना है। ये कौन है? ये एक अमृता शेरगिल के ही क्या थे? मतलब चाचा थे। जो अमृता शेरगिल के हैं ये क्या थे? चाचा थे। कौन? इरविन वेक्टे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इरविन वेक्टे जो हैं ये क्या है? अमृता शेरगिल के चाचा। चलिए तो पेंटिंग के बारे में अब हम देखते हैं। जो पेंटिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर कह रही हूँ, पेंटिंग्स हैं, तो पेंटिंग्स पहली देखते हैं। पहली पेंटिंग देखते हैं यहाँ पे यंग गर्ल। देखो यंग गर्ल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यंग गर्ल है, तो यहाँ पे ये किस पे बना है? ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। कौन सन में? यहाँ पे 1932 में। और यहाँ पे अगर इसका ज़्यादा साइज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे 133 इंटू 164 सेंटीमीटर, और ये कहाँ पर संग्रहित है? NGM में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर है तीन बहनें, या फिर कह सकते हैं 3 सिस्टर, जो यहाँ पर किस में बना है? ऑयल ऑन कैनवास में बना है। ये 1935 में, और ये भी कहाँ है? NGMA में है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए। तो 3 नंबर ये पेंटिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। हिल वुमेन है, तो यहाँ पे सब लोग जानते भी हैं कि जो हिल वुमेन है यहाँ पर मतलब क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो हिल मैन है, तो हिल मैन विमेन, इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं इस पर, तो इसको भी याद रखिएगा। मदर इंडिया है, तो मदर इंडिया याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचारी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक जितने आपको बता रही हूँ ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक विश्राम है, यहाँ पे जो रेस्टिंग है, तो इसको भी लर्न करिएगा। तो अब हम बात करते हैं वुमेन ऑन चारपाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। हल्दी पीसने वाला, ये भी पीसने वाले। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं है, आपकी पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है 10 नंबर की जो पेंटिंग्स देखते हैं वो एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल है। यहाँ पे कौन सा है? पूल है, तो ये है एक
पूल में नहाते हुए हैं। यहाँ पे गान बहुत मतलब जो हो जाएगा हाथी का स्नान, ठीक है। तो 11 नंबर देखते हैं यहाँ पे एंशियंट स्टोरी टेलर, यानी कि एंशियंट स्टोरी टेलर कहानी कहने वाला। कहानी कहने वाला यानी कि जो है आपका ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, केले या फल बेचने वाले, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आलू छीलने वाला, स्नान गृह में दुल्हन, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो जितनी भी यहाँ पे अमृता शेरगिल की इतनी ज़्यादा नहीं है, आप लोग जितनी भी हैं सब ही याद कर लीजिए, कुछ भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है, तो इनकी तो जितना भी है सब याद कर लीजिएगा। वधू का श्रृंगार है तो इसको भी याद रखिएगा, या फिर कह सकते हैं ब्राइड टॉयलेट, ठीक है। और यहाँ पे स्त्री की पीठ, तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो 17 है यहाँ पे सेल्फ पोर्ट्रेट। देखो आप लोग साथ साथ में ऐसे क्या ही याद करेंगे, एक एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल्फ पोर्ट्रेट किसका है, सिख गायक किसका है। अब ये टाइम नहीं रह गया है, आप लोग को पूरा पूरा लर्न करो, एक भी चीज़ मत छोड़ो, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पे अगर आप एक एक करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो साथ साथ में देख लो कि कौन कौन किसकी पेंटिंग है, तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो सेल्फ पोर्ट्रेट है, याद रखिएगा। यहाँ पे हंगरी का जो हंगरी के हॉट बाज़ार है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सिख गायक है, यहाँ पे इसको भी देखिएगा। गणेश पूजन है, इसको भी देखिएगा। ऊँट और ऊँट वाले, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल मॉडल, तो यहाँ पे प्रोफेशनल मॉडल से याद आ गया कि ये जो मॉडल होती हैं उनको भी न्यूड पिक्चर उन्होंने बनाई है, जो अमृता शेरगिल ने। अब देखो सूरजमुखी के चित्र तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, एन.एस. बेंद्रे ने भी बनाया है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी बनाए हैं, वैन गॉग ने भी बनाए हैं, अमृता शेरगिल ने। अब वैन गॉग है तो वैन गॉग से भी तो ये प्रभावित ही थी इनकी अभिव्यंजनवादी शैली से, तो ये इन्होंने सूरजमुखी का चित्र भी बनाया है। विलेज इन विंटर है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो टॉर्सो है, टॉर्सो पर तो पुरस्कार भी मिला था, तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर जो एक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अछूत बालिका है, तो उसको याद रखिएगा। निर्वसना है, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय लड़कियाँ हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इन पर भी मतलब जो पुरस्कार इस पर भी मिला था। भारतीय लड़कियाँ हैं जो द लिटिल गर्ल इन ब्लू, ठीक है, ये ब्लू लिखा है, ठीक है, तो ये ब्लू लिखा है, द लिटिल गर्ल इन ब्लू है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन पे बार बार कह देती हूँ, लास्ट बस इतनी ही पेंटिंग है, इतनी ही पेंटिंग आप याद करेंगे तो आपको पूरा एक एक चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अमृता शेरगिल के जो लेख हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे आर्ट एंड एप्रिशिएशन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इंडियन आर्ट टुडे है, तो उसको भी याद रखिएगा। ट्रेड्स एंड ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, तो इसको भी लर्न करिएगा। देखो आपको मैं मैटर पूरा देती जाऊंगी, आप लोग साथ साथ में उसको लर्न करते जाइएगा। अब ये टाइम नहीं है कि आप लोग उसको तैयारी करिए, बस इतना है कि आपका 24 यानी कि आपका 2023 में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। 20 मतलब 2024 से पहले पहले तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि दिसंबर तक तो हो जाएगा, तो आपके पास अभी टाइम है, तो उसको आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये चीज़ आपको पहले ही पता लग गया है। तो यहाँ पे इतना है कि एग्ज़ाम डेट जब आएगी कि तो आपको एक 1 मंथ तो एटलीस्ट मिलेगा ही, ठीक है। जब आपकी डेट आएगी तो 1 मंथ तो पक्का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज डेट दे दी है और कल आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाए, या 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपका 1 महीने पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया है, तो सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, सिलेक्शन लेके आइएगा, ठीक है। तो चलिए, आपकी क्लास ख़त्म होती है। सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक भी ज़रूर करिएगा, और आप लोग कमेंट भी तो लोग करना शुरू कर दिया है बहुत सारे स्टूडेंट ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और भी सभी लोग से रिक्वेस्ट है, तो सभी लोग करा करें कमेंट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बाकी आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। तो लाइक करने में तो कुछ भी नहीं जाता है, बस एक मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 सेकंड भी नहीं जाता है ना। तो यहाँ पर है, तो उसको भी करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपकी क्लास ख़त्म हो गई है, तो पेशेंस बना के रखिएगा, मैं पूरा क्लास आपको करा दूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।